हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की ओर से कल एग्जाम आयोजित हुआ है 4 जून 2022 को, वह 4 जून 2022 को आयोजित हुआ है एलएसए का एग्ज़ाम, कि पशुधन सहायक का एग्ज़ाम जो आयोजित हुआ है कल। तो उसके अंदर जो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति एवं राजस्थान का भूगोल, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभदायक इसलिए साबित हो सकते हैं कि इनका कंप्लीट सॉल्यूशन व्याख्या सहित अपन यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपके आने वाले एग्जाम्स में ये लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। कि जो ये आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, वीडियो मेंस का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट एलडीसी और आरएस आदि सभी एग्जाम्स में जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन व्याख्या सहित यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये इसका आंसर होगा दिल्ली। अब जो राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें से है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, तो ये 5 राज्य बनाते हैं, दिल्ली इनमें बनाता नहीं है। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? एमपी। सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबी सीमा है वो राजस्थान से एमपी की लगती है, और सबसे कम सीमा जो लगती है वो पंजाब से लगती है राजस्थान की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला को कहाँ से लाई गई है? उस्ता कला मूल रूप से ईरान से लाई गई है, मूल रूप से ईरान की यह उस्ता कला है। और इसामुद्दीन उस्ता इसके जनक है, और इन्हें 1986 में पद्मश्री मिल चुका है इसामुद्दीन उस्ता को। और ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करने की कला ही उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला को फ्रेंड्स मोनवती कला भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भर्तरी का जो मेला है वो राजस्थान में कहाँ लगता है? ये अलवर जिले में लगता है। और अलवर जिले में भाद्रपद पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, भाद्रपद पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह मेला लगता है, और इसे कनफटे साधुओं का मेला भी कहा जाता है। तो ये अलवर में लगाया जाता है भर्तरी का मेला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? अब राजस्थान से होकर नहीं बहने वाली नदी है, ये इसमें आपका हो जाएगा आंसर ताप्ती। रूपारेल जो नदी है वो आपके अलवर जिले में बहती है, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर। ये यमुना की एक सहायक नदी है, रूपारेल नदी। और इसका जो उद्गम है अलवर जिले की थानागाजी तहसील के टोडी गांव में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। और जो माही नदी है, ये माही नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ बहती है? माही नदी का उद्गम है एमपी के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित अमरोरू पहाड़ियाँ, अमरोरू गांव में स्थित पहाड़ियों से ये निकलती है। और त्रिवेणी संगम बनाती है ये डूंगरपुर के अंदर। त्रिवेणी संगम बनाती है साबला, जो डूंगरपुर में एक साबला तहसील है, साबला तहसील में नवाटापुरा गांव है। तो वहाँ पर ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम से त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, माही, जाखम तीनों नदियाँ मिलाकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। और इस नवाटापुरा गांव में इनके संगम पर, नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है आदिवासियों का महाकुंभ जिसे कहा जाता है। ये डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से माही नदी देखिए। अब लूणी नदी जो राजस्थान में है ये कहाँ बहती है? लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है इसका है ये अरावली के निकट अजमेर की नागपाड़ पहाड़ियों से निकलकर ये बहती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। और उद्गम स्थल है अजमेर की नागपाड़ पहाड़ियों से। अब ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर ऐसे पश्चिमी क्षेत्र में बहती हुई आगे चली जाती है। और राजस्थान में कुल 330 किलोमीटर लंबाई के साथ ये बहती है। और फिर 330 किलोमीटर लंबी बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलीन होती है। कहाँ विलीन होती है? कच्छ के रण में, गुजरात में। और फिर आगे जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब रण कुछ फ्रेंड्स आगे ये पहुंच ही नहीं पाती है, जो कच्छ का रण है वहीं विलीन हो जाती है। आगे जाते इसकी बहुत ही धारा है वो बहुत धीमी हो जाती है, और कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है लूणी नदी।
अब इसका जो सेकंड नाम है इसे क्या बोला जाता है, लवणवती भी इसे बोला जाता है। और लूणी नदी पर पिचियाग बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, लूणी नदी पर पिचियाग बांध बना हुआ है, जिसके निर्माता है अजीत सिंह जी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। तो AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, ये बताना है। अब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है। 4 प्रकार के अंदर इसके जो चारों प्रकार है वह है BSHW, BWHW, AW और CWG। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 4 प्रकार में 4 भागों में वर्गीकृत किया है कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को राजस्थान में। और जो AW प्रकार की ये जलवायु है ये राजस्थान में सबसे दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। अब दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, झालावाड़ और बारां। तो 4 जिलों के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां के अंदर ये आपकी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब इसके अंदर आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ का इसकी जो ये जलवायु है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो मैप है राजस्थान का, तो ये आपकी AW और ये इधर बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, और ये पर झालावाड़ बारां में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये यहाँ पर पाई जाती है BWHW और BSHW, ये यहाँ पर पाई जाती है। और ये बीच वाला जो एरिया है ये आपका CWG। तो ये इस प्रकार से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है इसे आपको बताना है। तो राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है उसके 4 प्रकार है। तो चारों प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार है, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी रेतीले मैदान है। ये चारों भाग भौगोलिक विभाजन है राजस्थान के। तो अब जो बनास बेसिन है वह पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। कौन से भाग का हिस्सा है, पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी भाग के 4 भाग है। जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें 4 भाग है, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। कितने प्रकार है फ्रेंड्स, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। तो इसी प्रकार से ये जो बनास बेसिन है पूरी मैदान का हिस्सा हो गया। अब इसके अंदर जो दक्षिणी पूरी पठार है, अब दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि विंध्यन की कगार हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है। तो अब अपन ने जो अभी यहाँ देखा 4 भागों में, तो वो हाड़ौती का पठार नहीं है, दक्षिणी पूरी पठार है। और दक्षिणी पूरी पठार का ही भाग है हाड़ौती का पठार। तो दक्षिणी पूरी पठार में विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि के अलावा होता है दक्कन का लवा पठार या हाड़ौती का पठार, आप इसे बोल सकते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है। और जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला के कितने भाग है, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली भी एक बड़ा भूभाग है, थोड़ी इसकी आगे जाकर लंबाई चौड़ी हो जाती है, चौड़ाई का इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में किस प्रकार बांटा गया है, एक तो आबू पर्वत खंड में बांटा गया है और एक मेवाड़ की पहाड़ियों में बांटा गया है। तो ये अरावली पर्वतमाला का विभाजन इस प्रकार किया गया है। और पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान को 2 भागों में किस प्रकार बांटा गया है, ये तो महान भारतीय मरुभूमि, एक तो महान भारतीय मरुभूमि में बांटा गया है और दूसरा है राजस्थान बांगर। तो महान भारतीय मरुभूमि को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बालूका स्तूप प्रदेश और एक बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालूका स्तूपों से एक तो युक्त प्रदेश हो गया और एक पर जहां बालूका स्तूप नहीं है मतलब मुक्त प्रदेश, एक तो युक्त प्रदेश हो गया एक मुक्त प्रदेश हो गया। तो ये महान भारतीय मरुभूमि 2 भागों में बटी हुई है। अब राजस्थान बांगर, पश्चिमी रेतीले मैदान में राजस्थान बांगर भी पुनः 4 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान बांगर के 4 भाग कौन कौन से हैं, एक तो घग्गर का मैदान है, शेखावटी प्रदेश है, नागौर उच्च भूमि है और लूणी बेसिन है। तो इस प्रकार से पश्चिमी रेतीला मैदान का विभाजन किया गया है। अब आपका ये इस प्रकार से चारों विभाजन अपन ने देख चुके हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान देख चुके हैं, अरावली देख चुके हैं, पूर्वी मैदान देख चुके हैं और हाड़ौती का पठार मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। तो पचपदरा किस जिले में राजस्थान की खारे पानी की झील है, ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित खारे पानी की झील है। और यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से नमक प्राप्त करते हैं और मोरली झाड़ी से नमक कितना प्रतिशत, 98% शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, इस जाति के द्वारा किया जाता है। और बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है पचपदरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? करौली जिले में जो स्थित अभ्यारण्य है वह केला देवी अभ्यारण्य है, और केला देवी का मंदिर भी वहाँ स्थित है त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर भी स्थित है, जो जादौनों की कुल देवी है। कहाँ किन की कुल देवी है? जादौन की कुल देवी है। और बंद बारेटा कहाँ है? भरतपुर में है। गजनेर कहाँ है? बीकानेर में है। और सोरसन कहाँ है? बारां के अंदर। इस प्रकार से नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? केला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सफारी पार्क जयपुर। सफारी पार्क जयपुर में स्थित एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है, जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। अब तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय सफारी सुंदर सफारी पार्क कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका जयपुर के अंदर झालाना, इसका आंसर होगा झालाना। अब राजस्थान के अंदर तीन तेंदुआ सफारी प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका ये झालाना, दूसरा है आपका उदयपुर। उदयपुर के अंदर भी एक तेंदुआ सफारी है, और तीसरा है जो अभी ही 22 मई 2022 को जैव विविधता दिवस के अवसर पर बनाया गया है जयपुर में आमागढ़ में। तो इस प्रकार से 3 तेंदुआ सफारी हो गए। अब जो झालाना वाला राजस्थान में तेंदुआ सफारी है, तो ये राजस्थान का देश में प्रथम तेंदुआ सफारी है, जो देश का प्रथम तेंदुआ सफारी है, और ये राजस्थान में स्थित है झालाना के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पे चलने से पहले अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में निम्नलिखित में से ये पाई जाती है, आपकी दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा जिला। तो लाल दोमट मिट्टी, इसकी क्या विशेषताएं हैं? लाल दोमट मिट्टी की विशेषता है जिसमें लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लोहा ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी। दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आपके इसमें आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी उदयपुर इसमें आते हैं। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर कौन सी फसल पैदा होती है? मक्का और ज्वार की फसल पैदा होती है, मक्का एवं ज्वार। विशेषता है इसकी लोहे ऑक्साइड और पोटास की अधिकता इसमें पाई जाती है। और ये आपका LSA पशुधन सहायक 2018 में भी एग्जाम में पूछा गया है, और अभी फिर से रिपीट एग्जाम में हुआ है। तो फ्रेंड्स इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में। लगभग 90% आप मान सकते हैं 70% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन लगभग अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम्स में तो लगभग रिपीट होते ही होते हैं। तो इसलिए PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें इग्नोर ना करें। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के अन्य वीडियोज आप प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त होते रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो राजस्थान में कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो ये वन रिपोर्ट आपकी 2021 राजस्थान में वन रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 के, उसके अकॉर्डिंग उदयपुर में वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। अब इसके अंदर उदयपुर के बाद कौन सा है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो जो टॉप 4 जिले हैं वे हैं उदयपुर, फिर सेकंड पे है अलवर, फिर है प्रतापगढ़, और फिर उसके बाद है बारां। और जो परसेंटेज है वन, कुल 1%, मतलब कि जिस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रतिशत वन है, तो उस प्रतिशत के अकॉर्डिंग है उदयपुर। फर्स्ट पर उदयपुर है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, और फिर करौली है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारक अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या और जैविक खेती। तो फ्रेंड्स ये जो है मरुस्थलीकरण के कारण है, लेकिन जैविक खेती मरुस्थलीकरण का कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। तो ये फ्रेंड्स आपको सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, रोहिड़ा है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा इसका साइंटिफिक नेम है। और 1983 के अंदर खेजड़ी एवं रोहिड़ा को तो राज्य पुष्प घोषित किया गया, और खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है 1983 में। तो इस प्रकार इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14।
राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा राजवायु कि जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन राजवायु लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बारे में बताना है। ये किसके बीच की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किसके बीच की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और यूपी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। तो राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में अब राजस्थान का हिस्सा कितना है इस योजना में? 15.2%। 15.2% राजस्थान का इसमें हिस्सा है। और जो भाखड़ा बांध है इस परियोजना पे, तो भाखड़ा बांध, एक तो भाखड़ा बांध है और एक नांगल बांध है। तो भाखड़ा बांध की स्थापना 1962 में बिलासपुर यूपी में की गई है और देश का प्रथम बांध है ये, और गोविंद सागर जलाशय इस बांध पर है। और जो नांगल बांध है, एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध है। तो नांगल बांध की स्थापना 1952 के अंदर की गई है, रोपड़ पंजाब में की गई है इसकी। तो भाखड़ा नहर से राजस्थान में कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले इससे सिंचित करते हैं, सिंचाई होती है भाखड़ा नांगल नहर से हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये किस जिले में स्थित है? ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है राजस्थान में, और बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। अब जो जयपुर शहर है वहाँ पर तो आपको पता है जयपुर के अंदर तो बिसलपुर परियोजना, जो बिसलपुर बांध है वहाँ से पीने का पानी उपलब्ध होता है। अजमेर, जयपुर और टोंक को, 3 जिलों को बिसलपुर बांध से प्राप्त हो रहा है। और उदयपुर के अंदर झीलें बहुत सारी है, और माही नदी है, सोम, माही, जाखम नदियाँ, और तो इस प्रकार से वहाँ पानी की पूर्ति हो रही है। और जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले के अंदर जो नहर आ रही है वह है एक तो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और एक है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी है? एक तो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है और एक जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। तो इस प्रकार से जैसलमेर को पानी इन नहरों से प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो राजस्थान के आईसीआर के द्वारा 10 भागों में विभाजित किया गया है। अब भारत का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो भारत का, राजस्थान का तो 10 भागों में है, और भारत का आईसीआर के द्वारा भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 14 भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि भाई राजस्थान का तो 10 और भारत का 14 भागों में विभाजित है। और राजस्थान को सामान्यतः वैसे 5 भागों के अंदर, राजस्थान में वैसे 5 भागों में विभाजित किया गया है जलवायु क्षेत्र को। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो आप मैप के माध्यम से एक बार देख सकते हैं। तो अब मैप के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे तो ये तो आपका शुष्क हो गया, इसके बाद हो गया ये अर्धशुष्क हो गया, अर्धशुष्क के बाद ये उपाद्र हो गया, और इसके बाद ये आर्द्र हो गया, और ये जो आपका ये वाला एरिया, अब ये वाला एरिया है वो अति आर्द्र हो गया। दक्षिणी राजस्थान, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारावाला जो वो अति आर्द्र में हो गया। तो शुष्क, अर्धशुष्क, ये तो हो गया शुष्क, ये हो गया अर्धशुष्क, ये उप आर्द्र, ये आर्द्र और ये अति आर्द्र। तो इस प्रकार आपने ये 5 भाग देखे राजस्थान को जो सामान्यतः जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2019 के अनुसार, अब जो 2019 के अनुसार है राजस्थान में ऊन उत्पादन का स्थान है, जो प्रथम स्थान है राजस्थान का, देश के अंदर प्रथम स्थान है। तो फर्स्ट स्थान है। और कितने प्रतिशत ऊन उत्पादित करता है राजस्थान? 34.46% राजस्थान ऊन उत्पादित करता है पूरे देश में। और सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला राजस्थान में कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर में सर्वाधिक ऊन उत्पादित की जाती है। और एशिया में सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से कौन सा है? ये है NH71B। अब इसका जो नया नाम है वह 919 हो गया है, पहले NH71B था। और सबसे बड़ा लंबाई की दृष्टि से ये तो सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है 754 के हैं। और सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है NH48 सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये 3 तथ्य
आपने देखे फैक्ट देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। अब जो राजस्थान में है वो टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। अब राजस्थान में जो टंगस्टन है वह नागौर जिले में सर्वाधिक जो उत्पादित होता है वो नागौर जिले के अंदर होता है। और नागौर जिले के अलावा कौन कौन से हैं, सिरोही और सिरोही, अजमेर और पाली। तो नागौर के अंदर तो आप रेवत की पहाड़ी और डेगाना, जो टंगस्टन सर्वाधिक उत्पादित होता है वो रेवत की पहाड़ी और डेगाना के अंदर। और उसके अलावा सिरोही, सिरोही के अंदर वालदा, उडवारिया और रेवदर, सिरोही के अंदर वालदा, उडवारिया और रेवदर में, और आबू के अंदर। तो ये 4 जगह होता है, वालदा, उडवारिया, रेवदर एवं आबू। और इसके अलावा जो राज्य हैं वो जिले हैं वो अजमेर एवं पाली है। तो इस प्रकार टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन तो नागौर में होता है, रेवत की पहाड़ी डेगाना में, और फिर उसके बाद होता है सिरोही, सिरोही के अंदर वालदा, उडवारिया, रेवदर एवं आबू में, और अजमेर में पाली, अजमेर एवं पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जाखम बांध राजस्थान के ये है प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और प्रतापगढ़ जिले के अंदर अब जाखम बांध ये जो इसकी विशेषता है वो क्या विशेषता है, ये अन्य बांध मतलब ये जाखम बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। और इसके अलावा प्रतापगढ़ में कौन कौन से बांध हैं, एक है नांगलिया पिकअप, नांगलिया पिकअप है वो प्रतापगढ़ में ही स्थित है। अब राजसमंद में कौन से बांध है, राजसमंद में है एक तो चंद्रभागा और एक नंदसमंद बांध है। झुंझुनू जिले के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर कौन से तालाब है या बांध है, पन्ना साहब का तालाब। एक तो क्या है, पन्ना साहब का तालाब है, एक है बिड़ला तालाब, तीसरा है अजीत सागर, और दौसा के अंदर माधो सागर, सेंथल सागर और काला कोह बांध, मोरेल बांध। कौन कौन से हैं, माधो सागर, सेंथल सागर, काला खोह बांध और मोरेल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, तो जो राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वह है सूरतगढ़। सूरतगढ़ की जो पावर क्षमता है वह है 2820 मेगावाट, 2820 मेगावाट उत्पादित करता है पावर। और ये छबड़ा, छबड़ा कितनी करता है, छबड़ा के अंदर होती है 2320 मेगावाट, 2320 मेगावाट के अंदर। और कोटा के अंदर जो उत्पादित होती है वह आप देख सकते हैं 1240, और काली सिंध के अंदर होती है 1200 मेगावाट। तो फ्रेंड्स टोटल मेगावाट देखिए 2820, 2320, 1200, ये हो गया आपके 1240 और ये 1200। अब फ्रेंड्स जो सूरतगढ़ है वो अब आपका पहले तो है क्रिटिकल, ये सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन था, लेकिन अब बन गया है ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर। और ये राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर है। सूरतगढ़ राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर है और ये अब सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर बन गया है। और इसमें टोटल इकाइयाँ 8 है, जो पहले तो कितनी थी, 6 इकाइयाँ थी 250 मेगावाट की, तो 1500 मेगावाट उत्पादन होता था। फिर 7वीं एवं 8वीं इकाई निर्माणाधीन है, तो इन पे कार्य चल रहा है। ये कितने कितने मेगावाट के, 2 × 460, तो 1320 मेगावाट। तो इस प्रकार टोटल 2820 मेगावाट यहाँ पर उत्पादित हो रही है। और जो प्रस्तावित है यहाँ पर प्रस्तावित है दो इकाइयाँ अभी प्रस्तावित है, 260 मेगावाट प्रत्येक इकाई का है। तो इस प्रकार 520 मेगावाट अभी तक प्रस्तावित है। और इसमें इसके अलावा जो कोटा है, कोटा में टोटल 2320, कोटा के अंदर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 2320 छबड़ा के अंदर, और यहाँ पर 1240, कोटा में 1240 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और ये राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर है, राज्य का दूसरा सुपर थर्मल तथा कोयला आधारित प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, कोयला के आधार पर प्रथम उत्पादित ऊर्जा केंद्र। और छबड़ा के अंदर क्या है, छबड़ा के अंदर 4 इकाइयाँ तो 250 मेगावाट की है, 4 इकाइयाँ 250 मेगावाट, तो 1000 मेगावाट। और 2 इकाइयाँ जो बाद में बनी हैं वे 2 × 460, ये है 1320 मेगावाट की। तो इस प्रकार से टोटल 2320 मेगावाट टोटल उत्पादित ऊर्जा यहाँ पर है। और 30 जून 2019 को ये 5वीं और 6ठी इकाई, जो 4 इकाइयाँ तो 250 की और 660 वाली 2 इकाइयाँ हैं, वे 5वीं और 6ठी इकाई 30 जून 2019 को प्रारंभ हुआ इनका कार्य। तो अब ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और यह सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर बन गया है कि एक तो सूरतगढ़ भी बन गया सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, और ये आपका छबड़ा भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की कैटेगरी में अब आ चुका है। अब जो काली सिंध है, काली सिंध की जो पावर क्षमता है वह 1200 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता, और ये आपके झालावाड़ में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। तो सिसोदिया वंश के जो पूर्वज बने थे वे कौन है, सिसोदिया वंश के पूर्वज है राणा हमीर। राणा हमीर, अब इनका जो
कार्य जो मतलब ये काल है, इनका काल राज्य का जो इन्होंने राजकाज किया है उसका कार्यकाल है 1326 से लेकर 64 के बीच राणा हमीर का। और राणा कुंभा ने जो राज किया वे 1433 से 1468। और उदय सिंह जी ने 1540 से 1572। और इसके अलावा महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि जो वंशज है पूर्वज बने हैं वे ये राणा हमीर है सिसोदिया वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो जयपुर के अंदर भीम की डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, इस प्रकार की डूंगरियां हैं। तो भीम जी की डूंगरी पे तो ये दो शिलालेख मिले हैं जो अशोक के समय के हैं, दो शिलालेख ये मिले हैं जो अशोक के शिलालेख है। और जो बीजक की डूंगरी है वहाँ पर मिला है भाबरू का शिलालेख, बीजक की डूंगरी पे मिला है भाबरू का शिलालेख। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अशोक, कि अशोक के काल के हैं ये जो शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? अब जो इसका क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के पास स्थित है, तो महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका जो युग पूछा गया है वह तो इसका होगा मध्य पुरापाषाण युग, उत्तरी पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मध्य पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अब बूंदी का तारागढ़ किले का निर्माण ये है, इसमें जो ऑप्शंस है राजा बरसिंह, अजय सिंह, विष्णु सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो राजा बरसिंह, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राजा बरसिंह के द्वारा किया गया है, राजा बरसिंह हाड़ा के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? नागपाड़ पर स्थित है। आमेर के महल के स्थापत्य से प्रभावित है, जो आमेर का महल है उसकी स्थापत्य से प्रभावित है। गर्भ गुंजन तोप स्थित है यहाँ। बूंदी के महल राजस्थान के राजा प्रसादों में सर्वश्रेष्ठ है, ये कर्नल टोड ने इसके बारे में कहा है। क्या कहा है कर्नल टोड ने? बूंदी के महल राजस्थान के राजा प्रसादों में सर्वश्रेष्ठ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। दिवेर की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई? तो दिवेर की लड़ाई लड़ी गई है अमर सिंह और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, और उदय सिंह और अकबर। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, तो दिवेर की लड़ाई को फ्रेंड्स आप इसको मेवाड़ का मैराथन भी बोला जाता है। और ये राजसमंद में स्थित है दिवेर, और ये लड़ी गई है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किन किन के बीच में लड़ी गई है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई, और 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। तो इसमें कितने ज्योतिर्लिंग है? तो इसमें जो ज्योतिर्लिंग है घुसमेश्वर महादेव मंदिर में, सवाई माधोपुर में स्थित मंदिर है, तो इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है इस प्रकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किसके अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो गैर लोक नृत्य हैं वो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला इस सामूहिक वर्ताकार एक डांडिया का नृत्य है। तो फ्रेंड्स किस के अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और ये क्यों फेमस है? तो गोगा जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का जन्म हुआ है वह है ददरेवा चुरू के अंदर। और गोगा जी का जो उपनाम है वह जाहर पीर है, और सांपों के देवता भी इन्हें बोला जाता है। और इनकी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे सांप के रूप के अंदर पूजा की जाती है। और गोगा जी का जो मेला लगता है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्णा नवमी को हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के गोगामेड़ी गांव में लगता है। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा है? तो झालावाड़ शैली की जो राजपूत पेंटिंग है वो किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा है? तो आपके ऑप्शन देख रहे हैं आप, मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती और ढूंढाड़ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी पता चल रहा है कि झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, तो हाड़ौती स्कूल। अब हाड़ौती स्कूल के अंदर कौन कौन सी पेंटिंग स्कूल्स है? तो हाड़ौती स्कूल के अंदर बूंदी शैली आती है,
कोटा शैली आती है और झालावाड़ शैली आती है। तो बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली, 3 शैलियाँ झालावाड़ शैली में। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 32 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन नंबर क्या है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किस तीर्थंकर को समर्पित है। ऋषभनाथ को है, वासु पूज्य को है, अजीतनाथ जी को है और नेमिनाथ को है। तो फ्रेंड्स जो रणकपुर का जैन मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, लेकिन आदिनाथ तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो आदिनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषभदेव। आदिनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषभदेव और आदिनाथ सेम, दोनों एक ही नाम है। और इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। रणकपुर जैन मंदिर है जिसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें 1444 स्तंभ है। और इसके अलावा 1444 स्तंभ है। भगवान आदिनाथ का ही दूसरा नाम ऋषभदेव है और इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ये इस मंदिर की विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ये होगा जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने। जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने राजस्थानी बोलियों के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग अपनी किताब, जो इनकी बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रसिद्ध है भवाई शैली में। तो राजस्थान का जो भवाई शैली में प्रसिद्ध नृत्य है, इसके लिए भवाई नृत्य के लिए है जेस्मा ओडेन प्रसिद्ध है। और भवाई शैली क्या है, मेवाड़ क्षेत्र में एक विशेष रूप से ये एक प्रसिद्ध शैली है जो उदयपुर में प्रसिद्ध है। भवाई जाति के द्वारा इसमें नृत्य किए जाते हैं और सिर पर 7-8 मटके रखकर कलात्मक अदाकारियाँ इसमें की जाती है और प्रसिद्ध इसमें जेस्मा ओडेन यहाँ की है। एंड फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है और ये डाबी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। डाबी हत्याकांड कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था बूंदी के अंदर। और इसके जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे वे थे पंडित नैनूराम शर्मा थे। 1921 से 1923 के बीच में बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है। तो गजल गायकों में जो प्रसिद्ध है वे है जगजीत सिंह जी। तो राजस्थान से संबंधित गजल गायक है जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह ये कहाँ के हैं, राजस्थान में। ये है श्री गंगानगर जिले के। कहाँ से हैं, श्री गंगानगर जिले के हैं राजस्थान में। और फ्रेंड्स इसमें जो ये है इनका जो जन्म है जगजीत सिंह का, तो राजस्थान के तारानगर चुरू में सावा नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। जगजीत सिंह जी गजल गायक है प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। तो 1818 में अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का जो शासक था वह था सवाई जगत सिंह था। उस समय यही शासनकाल ये इन्हीं का शासन था और इन्होंने ही सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। तो एक ही आंदोलन कहाँ फेमस था। तो एक ही आंदोलन था, ये मेवाड़ के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने में मात्रकुंडिया गांव से इसका स्टार्ट हुआ था एक ही आंदोलन का। और मात्रकुंडिया गांव को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और ये प्रारंभ कब हुआ, एक ही आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। और मोतीलाल तेजावत की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था एक ही आंदोलन। मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता थे। 1921 में प्रारंभ हुआ, मात्रकुंडिया गांव से स्टार्ट हुआ चित्तौड़गढ़ के रासमनी परगने में। और मात्रकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत को भील एवं अन्य आदिवासी नेता अपना मसीहा मानते हैं, इन्हें बाबूजी के नाम से पुकारते थे। और आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को, और मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक ही आंदोलन के बारे में फैक्ट्स है। मोतीलाल तेजावत के बारे में वेरियस क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने चरण थे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 चरण थे। अब 7 चरण कौन कौन से थे, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त संघ वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान। तो जो प्रथम चरण
गठन में 7 चरण थे, उनमें प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ, और जो राजस्थान का जो गठन हुआ वह 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान संघ कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लगभग कंप्लीट हो गया था। एक तो सिरोही को छोड़ के, जिसमें सिरोही का जो एक तो आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और एमपी का मंदसौर जिले का जो सुनील टप्पा है, तो इन 3 ठिकानों को छोड़कर राजस्थान संघ कंप्लीट हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और एमपी का सुनील टप्पा ये 1 नवंबर 1956 को इसमें शामिल हुए। तब से पूरे राजस्थान का कंप्लीट राजस्थान का गठन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो फ्रेंड्स इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें आंसर होगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ये राजस्थान में जो स्वतंत्रता सेनानी थे रामनारायण चौधरी, उनकी पत्नी थी, और बिजोलिया एंड बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था अंजना देवी चौधरी ने। अंजना देवी चौधरी ने बिजोलिया एंड बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान ये 6 माह तक जेल भी गई थी, और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला भी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, और आ सकता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लें। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 500 महिलाओं के दल का नेतृत्व करते हुए उनको गिरफ्तारी से छुड़वाया था इस महिला ने, अंजना देवी चौधरी ने। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आपने देखा कंप्लीट सॉल्यूशंस। एलएसए का जो एग्जाम आयोजित हुआ है तो उसके जो आंसर्स हैं डिटेल के साथ अपन ने इसमें डिस्कस किए हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में अपन एलडीसी, पटवार और वीडियो आदि अन्य एग्जाम्स जो अधीनस्थ बोर्ड की ओर से आयोजित करवाए गए हैं, तो वो भी व्याख्या सहित इस आगे आने वाली वीडियोज़ में अपन देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार के आप अन्य वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अन्य वीडियोज़ प्राप्त करते रहें। तो फ्रेंड्स कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।